आज अपन आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। कई लोग सोच रहे हैं सर आयनिक बॉन्ड कैसे स्टार्ट करूँ। मैंने जो मेरे सीक्वेंस है पढ़ाने की वो मैंने आपको पहले बता रखी है। अपने इसमें सारे पी ब्लॉक के साथ एस ब्लॉक भी कवर हो जाएगा। कंप्लीट चीज़ें अपन लगभग बचेगा इसमें। एक तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन मेटलर्जी एंड पीरियोडिक ये बचेंगे। बाकी पूरी मेन जो रटने वाला पार्ट है या जो हार्ड लगता है वो सारा पार्ट इसमें कवर हो जाएगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कंप्लीट। इसीलिए मैंने आयनिक बॉन्ड भी इसमें शामिल कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सर आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है और कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। देखो 100% ना तो कोई आयनिक होता है और 100% ना कोई कोवैलेंट होता है। अपन ऐसा बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली आयनिक, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट। इसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा केमिकल बॉन्ड नहीं है जिसमें 100% क्या हो आयनिक हो और 100% क्या हो कोवैलेंट। इसका मतलब हर केमिकल बॉन्ड में दोनों करैक्टर होंगे। इसको एक एग्जांपल से अपन प्रूव करेंगे। भाई ऐसे तो अपन कैसे माने, एक एग्जांपल अपन लेंगे जिसको आप जानते हो, एवरीडे लाइफ में देखते हो। उन एग्जांपल से अपन साबित कर देंगे कि वास्तव में कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, 100% क्या नहीं हो सकता है, कोवैलेंट नहीं हो सकता। वो एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो बेटा, मैंने KCl लिया, NaCl लिया, HCl लिया और H2 लिया। आपको दिख रहा होगा, अंदाजा लग रहा होगा कि सर इन दोनों, ये दोनों आयनिक लग रहे हैं और ये दोनों क्या लग रहे हैं, कोवैलेंट लग रहे हैं। ये दोनों आयनिक लग रहे हैं और ये दोनों क्या लग रहे हैं, कोवैलेंट लग रहे हैं। अब मैं बात करूं इन चारों मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक करैक्टर और परसेंटेज कोवैलेंट करैक्टर, दोनों की बात करें, आयनिक लक्षण और सहसंयोजक लक्षण। परसेंटेज आयनिक करैक्टर की बात करें अपन तो इसमें परसेंटेज आयनिक होते हैं 95 के आसपास, 93 के आसपास, 17% और 2% नियरली। तो बताओ 2% ये कुल मिला के क्या होता है, कोवैलेंट और आयनिक मिला के 100%, तो 98% क्या हो गया। तो बताओ 83% लगभग क्या हो गया, ये 7% और ये। इस एग्जाम्पल के पीछे लेने का मकसद मेरा एक ही है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि वास्तव में इस दुनिया में किसी भी बॉन्ड में आयनिक और किसी भी बॉन्ड में कोवैलेंट करैक्टर 100% नहीं हो सकते हैं। ये डाटा अपने को रटने नहीं है, ये जस्ट है अपने को एक पिक्चर बनाने के लिए, अपने को ये दिमाग में सेट करने के लिए। वास्तव में कोई 100% आयनिक नहीं हो सकता, 100% कोवैलेंट नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने डाटा लिए, बाकी डाटा याद करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। मैंने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया है कोवैलेंट जिसमें सबसे ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर हो सकते हैं, और वो कौन है, H2। क्योंकि किसी भी कोवैलेंट करैक्टर में आयनिक करैक्टर कब आते हैं, जब उसमें पोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। और पोलराइजेशन कब होता है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइज। सरफेस एरिया बड़ा होगा तो पोलराइजेशन डाइपोल बन जाता है। तो सबसे कम डाइपोल, कमजोर डाइपोल बनने का चांस इस दुनिया में अगर किसी मॉलिक्यूल का है वो, तो वो कौन है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में भी 100% क्या नहीं है, कोवैलेंट नहीं है, 2% क्या है, आयनिक है। क्योंकि सबसे कम कोवैलेंट आयनिक करैक्टर आने का चांस क्यों है, क्योंकि साइज छोटी है, लोन पेयर इसके पास है नहीं, सिर्फ ये बॉन्ड है। फिर भी इसमें भी प्रैक्टिकल जब देखा गया तो इसमें भी 98% ही क्या है, कोवैलेंट। इट मीन्स प्रैक्टिकली इट हैज़ बीन फाइंड दैट देयर इज नो 100% आयनिक एंड नो 100% कोवैलेंट बॉन्ड। ऑल केमिकल बॉन्ड्स हैविंग आयनिक और कोवैलेंट करैक्टर बोथ, दोनों करैक्टर रखते हैं। आयनिक ज़्यादा होंगे तो कोवैलेंट कम हो जाएंगे, और कोवैलेंट ज़्यादा होंगे तो आयनिक कम हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा। अब देखो, अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ रखा है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला, ये हैनी एंड स्मिथ
फॉर्मूला ये क्या है, हेनियन स्मिथ फॉर्मूला है। एक इसका फॉर्मूला है म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू सो डाइपोल मोमेंट, ये थ्योरेटिकल Q इंटू डी, Q चार्ज एट एनी वन पोल, डी डिस्टेंस बिटवीन पोल। ये दो फॉर्मूले हैं जो कोवेलेंट करेक्टर में आयनिक, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर निकाले जाते हैं इससे। कोवेलेंट करेक्टर में आयनिक, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर निकालने के तो ये फॉर्मूले हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। ओनली क्वांटिटेटिवली कंपैरिजन किया जा सकता है। तो मैं क्या बोलूं, ये तो मैंने पुराने फॉर्मूले थे इसलिए वापस कंपैरिजन करने के लिए लिख दिए, ताकि आप बता रहे कि कोवेलेंट में तो आयनिक करेक्टर निकालने के फॉर्मूले हैं, लेकिन आयनिक में कोवेलेंट करेक्टर निकालने का फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ क्वांटिटेटिवली कंपैरिजन किया जा सकता है। और क्वांटिटेटिवली कंपैरिजन किससे करते हैं, एक पोलराइजेशन होता है, क्या होता है पोलराइजेशन, और उस पोलराइजेशन को फेजांस रूल से एक्सप्लेन करते हैं। किससे करते हैं, फेजांस रूल से एक्सप्लेन करते हैं। परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड quantitatively, percentage covalent character in ionic bond quantitatively compared by phenomena of polarization which is explained by Fajans rule। इस polarization को एक्सप्लेन किससे करते हैं, फेजांस रूल से एक्सप्लेन करते हैं। और अब हम लेते हैं सीधा फेजांस रूल। फेजांस रूल, फेजान का नियम। फेजांस रूल ये कहता है कि जब केटाइन एंड एनाइन क्या होते हैं, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होते हैं, तब सिमेट्रिकल एंड क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं, स्फेरिकल। सम्मित मतलब सम्मित, चारों तरफ से एकदम गोलाकार, कहीं भी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा कम ऐसा कुछ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ एकदम सेम, उसको ना सिमेट्रिक और स्फेरिकल। लेकिन एज सुन एज कम क्लोज टुगेदर, एज सुन एज कम क्लोज टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, एज सुन एज दे कम क्लोज टुगेदर, देन पॉजिटिव चार्ज ऑफ केटाइन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन एंड साइमल्टेनियसली रिपेल न्यूक्लियस ऑफ ईच अदर। साथ साथ दोनों के न्यूक्लियस क्या होंगे, रिपेल होंगे। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion gets distorted. This distortion power of cation to distort electron cloud of anion is known as polarizing power. And tendency to distort electron cloud of anion is known as polarization। मतलब इसकी कितनी टेंडेंसी है डिस्टोर्ट होने की और इसकी कितनी डिस्टोर्ट करने की पावर है। इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की पावर को क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। और इसके डिस्टोर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्टोर्शन होने की टेंडेंसी होगी, दैट इज नोन एज पोलराइजेशन और पोलराइजिबिलिटी। तो देखो आप, ये केटाइन था, इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन में क्या ला दिया, क्या ला दिया, डिस्टोर्शन ला दिया। अब इसके डिस्टोर्ट करने की इसकी पावर, उसको क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर, आयनिक पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई phi is equal to charge upon size, phi is equal to charge upon size। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका डिस्टोर्ट हो रहा है, तो इसके डिस्टोर्ट होने की टेंडेंसी जो होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजेशन। आप मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्ड बना है, ऐसे बना, क्या ये बॉन्ड ऐसे बन सकता है क्या, ऐसे मतलब बिल्कुल ही इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टोर्शन ना हो? प्रैक्टिकली आपको ऐसा पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है क्या? नेवर, नहीं दिख रहा है।
इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा हो जाता तो 100% इस बॉन्ड को मैं क्या बोलता, 100% क्या बोलता इसको मैं, आयनिक बोलता, लेकिन प्रैक्टिकली इट हैज बीन नॉट पॉसिबल। अब देखो वैसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये कैटायन खींचेगा तो सही, खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा, डिस्टोर्शन होगा। क्या होगा, डिस्टोर्शन। और ये जब डिस्टोर्शन होगा तो अब ये डिस्टोर्शन जैसे जैसे जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा, ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, और इस आयनिक बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर एंट्री कर रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर एंट्री कर रहे हैं। जितना ज्यादा इसको खींचेगा उतने इसके कौन से अंदर इसके आपस में ये क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, चार्ज खत्म होंगे, चार्ज खत्म होंगे तो इसमें कौन से कैरेक्टर घुस जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए इस पास, ट्रांसफर हो गए तो वापस देखो, अगर दोनों पर ये एक एक मोल लेता, दोनों पर एक मोल इलेक्ट्रॉन इस पर रहते हैं और इससे एक मोल इलेक्ट्रॉन गायब रहते, तब तो ठीक है। लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, पोलराइजेशन इसमें मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब जैसे जैसे मतलब शेयरिंग बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, शेयरिंग बढ़ रही है, पास में आ रहे हैं इसके, शेयरिंग टाइप हो रही है। इसका मतलब इस आयनिक बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर घुस गए, कोवेलेंट। और जितना ज्यादा इसके द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज किया जाएगा उतने ही कैरेक्टर उसमें कौन से घुस जाएंगे, बोलो कौन से घुस जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर घुस जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, ये आयनिक बॉन्ड है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कब घुस रहे हैं, जब इसका पोलराइजेशन हो रहा है। अब इसका पोलराइजेशन होना या हमको इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोर्शन होना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो रहा है, ये डिस्टोर्ट होना किस बात पे डिपेंड करता है, नंबर एक, ये कितना पोलराइज इसको कर रहा है, इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, और ये कितना पोलराइज हो रहा है, मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उतने ही इस आयनिक बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर घुस जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर घुस जाएंगे। तो मुझे बताओ पोलराइजिंग पावर क्या है, कैटायन की देखते हैं, कैटायन की साइज क्या होनी चाहिए, छोटी, चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा, उतनी पोलराइजिंग पावर की, उतनी इसकी खींचने की ताकत क्या होगी, ज्यादा, और जितनी खींचने की ताकत ज्यादा होगी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ही डिस्टॉर्ट ज्यादा होगा। और ये डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा कब होगी, जब इसकी साइज क्या होगी, बड़ी, बड़ी होगी तो फैल जाएगा, और चार्ज क्या होगा, चार्ज ज्यादा, साइज बड़ी, तो इसकी तो साइज बड़ी, इसकी साइज छोटी, और दोनों पर चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो क्या समरी निकली फेजांस रूल की, फेजांस रूल की समरी ये निकली कि किसी भी आयनिक कैरेक्टर में कोवेलेंट, किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने के लिए इन दोनों पर ही चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा, इसकी साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी, और इसकी साइज क्या होनी चाहिए, छोटी। तो उस आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे बेटा। क्लियर, मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं, व्हेन कैटायन एंड एनायन आर प्रेजेंट इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट देन दे आर सिमेट्रिकल एंड spherical. Ionic bond is formed by direct combination of cation and anion. During formation of ionic bond, as soon as they come close together, then positive charge of this attract electron cloud of anion due to and simultaneously repel nucleus of each other. Due to this, electron cloud of anion gets distorted. Electron cloud of anion gets distorted. This distortion, the distortion power of cation to distort electron cloud of anion is known as polarizing power, and distortion tendency of anion is known as polarizability and polarization अब देखो आप, अब मेन अपने यहां पर बात कहां आके अटक गई, एनायनों की वैरायटी होती तो है, लेकिन अपने इतना ज्यादा गिने चुने वैरायटी होगी तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, तुलना करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन इसमें मुद्दा यह आता है कि आप अगर किसी आयनिक कंपाउंडों में कोवेलेंट कैरेक्टर की कंपैरिजन करोगे तब कैटायन अक्सर चेंज होते हुए दिखेंगे आपको, और कैटायन अक्सर चेंज होते हुए दिखेंगे तो आपकी कैटायनों की, सभी कैटायनों की पोलराइजिंग पावर का नॉलेज होना चाहिए, किसकी पोलराइजिंग पावर किससे ज्यादा है और किससे कम है। ये अगर आपको नॉलेज है तो आप आराम से किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टरों की कंपैरिजन इजीली कर सकते हो। तो मैंने अपना मुद्दा कहां अटक गया, पोलराइजिंग पावर की कंपैरिजन, किसकी, कैटायन की। तो पोलराइजिंग पावर कैटायन की कंपैरिजन करेंगे तो इससे पहले अपने को कैटायनों के टाइप तो पता होना चाहिए, कौन कौन से टाइप के कैटायंस होते हैं। तो अपन यहां से टाइप ऑफ कैटायन क्या देखेंगे, अपन टाइप ऑफ कैटायन देखेंगे, उसके बाद वापस अपन फेजांस रूल पाएंगे। फेजांस रूल का बेसिक एप्लीकेशन बाद में देखें, इसकी समरी मेन तो यही आ गई कि इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए, इसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और इसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, इसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये इसके रिलेशन बनते हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, एप्लीकेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन एप्लीकेशन तब पढ़ेंगे ना जब आपको कंपेरिजन करना आए, किसका,
केटाइन की पोलराइजिंग पावर। तो केटाइन की पोलराइजिंग पावर का कंपैरिजन करने के लिए अपन जानेंगे टाइप ऑफ केटाइंस। तो अपनी अगली हेडिंग होगी टाइप ऑफ केटाइंस। फिर वापस फेजांस के एप्लीकेशन पे वापस आ जाएंगे। ओके बेटा। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ केटाइंस। टाइप ऑफ केटाइंस, टाइप ऑफ केटाइंस मैं नंबर 1 ले रहा हूं मैं। टाइप ऑफ केटाइंस नंबर 1, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन केटाइंस। नंबर 2, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन केटाइंस। अब नोबल गैस और थर्ड है नॉन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन केटाइंस। 3 टाइप के केटाइंस की अपन चर्चा करेंगे। अब नोबल गैस, नोबल जिनका कॉन्फिगरेशन क्या हो, नोबल हो, सीधी सी बात है। और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन केटाइंस आप जानते हो कौन बनाते हैं, एस ब्लॉक वाले। क्योंकि एस ब्लॉक के वैलेंस शेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 और 2 निकल जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, नोबल गैस। जब वो सोडियम से 1 निकल जाएगा, क्या नियोन का बन जाएगा, पोटेशियम से 1 निकल जाएगा, आर्गन का बन जाएगा, कैल्शियम से 2 निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा, आर्गन का बन जाएगा। तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन केटाइन कौन बनाते हैं, जैसे Li प्लस बी प्लस 2 हीलियम हीलियम और Na प्लस के प्लस एटसेट्रा, एस ब्लॉक वाले। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, एक तो हो गया NS2 हीलियम वाला, और बाकी इनर्ट गैसों के लिए क्या हो गया, NS2 और NP6। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया नियोन से लेकर OG तक। अब OG से तक, हाँ चलो OG तक ले लो, OG तक। सूडो नोबल, देखो नाम भी सूडो, हिंदी में इसकी बोलूं तो हिंदी में बोलते हैं इसको छदम। छदम मतलब झूठे, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, उनको बोलते हैं सूडो। इंग्लिश में सूडो, हिंदी में बोलते हैं छदम। सूडो में आते हैं आपके ये केटाइन। कुछ आग और जलाओ, जिन्ना कैदी होगा, ये केटाइंस। ये सूडो है। मैं जैसे आपको जिंक को लेके समझा दूं। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब जिंक जैसे ही जिंक प्लस 2 बदलेगा, जिंक जैसे ही जिंक प्लस 2 बदलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाएंगे, ये वाले निकल जाएंगे, ये वाले निकल जाएंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10 3d10। देखो आप कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, नोबल गैस बचा है क्या, ये d10 और आगे 3s तो मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलूँ, ns2 np6 और nd10। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इनका जनरल एक ये और एक ये, समझे। ये ऐसे कैटाइंस है जिनका कॉन्फ़िगरेशन तो नोबल नहीं है। ये ऐसे कैटाइंस है जिनका कॉन्फ़िगरेशन तो नोबल नहीं है, लेकिन इनका बिहेवियर क्या है, नोबल जैसा ही है। इनका कॉन्फ़िगरेशन तो नोबल नहीं है, लेकिन इनका बिहेवियर नोबल जैसा ही है। समझ गए ना, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, छदम। कॉन्फ़िगरेशन नोबल जैसा नहीं, लेकिन बिहेवियर नोबल जैसा, सो दे आर नोन एज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइंस। नॉन नोबल गैस नोबल भी नहीं है, सूडो भी नहीं है। फिर इस पीरियोडिक टेबल में एक कैटाइंस का टाइप और बनता है। इस पीरियोडिक टेबल में एक कैटाइन का टाइप और बनता है, और वो टाइप अलग ही कैटेगरी है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, नॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइंस। और वो एक स्पेशली फिनोमिना के कारण बनते हैं, और वो फिनोमिना होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में बैंगन आलू गाजर इन थैला, थैलियम +1, काशी गए शंकर प्रभु, Pb+2,
न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके Bi प्लस, दे आर फॉर्म ड्यू टू फिनोमिना ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन धनायनों का निर्माण, इन कैटाइंस का फॉर्मेशन अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। अब अपना मेन पॉइंट क्या हो गया, अक्रिय युग्म प्रभाव। अपन चर्चा करेंगे, अक्रिय युग्म प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे अपन अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट कंप्लीट पढ़ने के बाद वापस अपन एप्लीकेशन ऑफ फेजान्स रूल पर लौट कर आ जाएंगे। ओके बेटा, तो मैं शुरुआत कर दूं किसकी, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। ये थे टाइप ऑफ कैटाइंस, फिर बाद में लास्ट में इनके अपन कंपेरिजन करेंगे। ये जो कैटाइंस है ना, अब देखो ये तो एस ब्लॉक के हैं, ये भी डी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक में उधर जाते हैं तो देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। फिर डी, 3D, 4D, 5D ऐसे डी आते हैं, 4F आ जाते हैं, जिनकी शील्डिंग क्या होते हैं, पूर होते हैं, जिससे इनके जेड इफेक्टिव क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी पेरीफेरी में जेड इफेक्टिव क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। इसीलिए पोलराइजिंग पावर इनसे इनकी हमेशा पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो अपन लास्ट में अपन करेंगे। अपना मुद्दा मेन पहले इस चीज़ को क्लियर करना है। तो आप हेडिंग डाल दो इनर्ट पेयर इफेक्ट, कंपैरिजन बाद में करेंगे अपन। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव अपन पढ़ेंगे बेटा। अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव अपन शुरू करते हैं। देखो आप, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। देखो इनकी एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैं इनसे थोड़ा आगे भी जाना चाह रहा हूँ। ओल्ड स्टाइल से टीपो +1 +3, लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैं लिख रहा हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा। +1 and +3, +1 and +3, +1 and +3, +1 and +3, +2 and +4, 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 +3 and +5, +3 and +5, +3 and +5, +5, +3 and +5, +3 and +5. This is radioactive. This is radioactive. आगे आ जाओ आप। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये प्लस करता नहीं, 6 हटाओ इसको। ये क्या करेगा, +4 and +6, +4 and +6, +4 and +6। ये भी एक NCERT में पैराग्राफ दे रखा है, इसीलिए इसको मैंने आज शामिल कर दिया। अक्सर शामिल करते नहीं लोग, मैंने इसको कर लिया। अब देखो या मैंने हर एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, हर एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है। तो मैंने क्या बोला, जनरली एलिमेंट्स आर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीजन स्टेट। हायर ऑक्सीजन स्टेट होगी तो बॉन्ड क्या बनता है, स्टेबल बनता है। तो जनरली एलिमेंट्स आर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीजन स्टेट, बट ग्रुप नंबर 13, 14, 15, तीन ही बात करेंगे हम, उसमें तो क्या सारे है नहीं, इसलिए 13, 14, 15
when we move from top to bottom, group number 13, 14, 15, when we move from top to bottom, then stability of lower oxygen state increase, and in last element of each group, lower oxidation state becomes stable than higher oxygen state. मैंने क्या बोला? लास्ट एलिमेंट में लोअर हायर से स्टेबल होती है, ऊपर वालों में तो स्टेबल कौन होती है? हायर ही होती है, लेकिन इनमें क्या हो जाती है? लोअर स्टेबल हो जाती है. फिर एक बार लैंग्वेज सुन लो. जनरली एलिमेंट्स आर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीजन स्टेट, बट इन ग्रुप नंबर 13, 14, 15, when we move from top to bottom, then stability of lower oxygen state increase, and in last element of each group, thallium, lead, bismuth में, in last element of each group, lower oxygen state becomes stable than higher oxidation state. अब देखो ये ऐसा क्यों होता है? इधर देखो आप, ये पीरियड कौन सा है? दूसरा, पीरियड टेबल का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. जैसे छठा पीरियड आता है, यहां पर 4F सबसे आ जाता है, वहां पर लेंथ एनाइड सीरीज आती है 4F. इसकी शील्डिंग क्या होती है? वेरी पुअर शील्डिंग होती है. और जब शील्डिंग पुअर होती है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है. क्या बढ़ जाता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है. और जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F, जेड इफेक्टिव इंक्रीज. तो इससे क्या होता है? इस ग्रुप का कॉन्फिगरेशन क्या है? वैलेंस शेल का NH2 NP1. इसका क्या है? NH2 NP2. इसका क्या है? NH2 और NP3. ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F, जेड इफेक्टिव इंक्रीज. सो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता तो ये इस इन एलिमेंट की जेड इफेक्टिव ताकत इतनी हो जाती है कि इस NS इलेक्ट्रॉन पेयर को इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड कर देता है कि ये केमिकल रूप से क्या हो जाता है? इनर्ट हो जाता है. केमिकल रूप से क्या हो जाता है? इनर्ट हो जाता है. केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल रिएक्शन पार्ट नहीं ले पाता है. अब बताओ पार्ट लिया किसने? सिर्फ 1, 2, 3. ये सिर्फ किस किस्म होता है? थैलियम, लेड एंड बिस्मिथ. मैं फिर एक बार लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल दी मैंने, तो आप देख भी लोगे इसको. जनरली एलिमेंट्स आर स्टेबल इन देयर हायर ऑक्सीजन स्टेट, बट इन ग्रुप नंबर 13, 14, 15, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज due to poor shielding of stability of lower oxygen state increase, and in last element of each group lower oxygen state becomes stable than higher oxygen state. इसका मतलब इनमें तो lower stable हो रही है, बाकी ऊपर वालों में क्या होगी? higher stable होती है. in last element lower oxygen state becomes stable than higher oxygen state due to poor shielding of 4F. ध्यान से सुनना आप, due to poor shielding of 4F, length and series, due to poor shielding of 4F, Z effect increase. So NS electron pair, LS electron pair becomes chemically inert. So this effect is known as inert pair effect. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? inert pair effect बोलते हैं. अब जो स्टेबल है मैं उनको सर्कल लगा रहा हूं. स्टेबल, और इसमें कौन स्टेबल? इसमें कौन? अब आप मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम लोअर की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी. और टॉप टू बॉटम हायर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी. एक तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है. समझ गए आप? चलो इसको नोट करो कर लो, बस बाकी देख लिया होगा. बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तो बस समझ आए. नोट्स आपको मिल जाएंगे लिखे हुए. ओके बेटा, ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. हाँ बेटा, तो अभी मैं ये चर्चा कर रहा था कि जैसे ओल्ड स्टाइल SeO2, ओल्ड स्टाइल O2 और ओल्ड स्टाइल सें टीपो, ये सारे +4 है. अगर इनको मैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लूँ तो रिड्यूसिंग एजेंट में इनको काम में लूँगा तो ये खुद किस्म बदलेंगे. SO3, SeO3 और TeO3 +6 में जाएंगे. किस में जाएंगे? +6 में. तो कौन +6 में आसानी से जाना चाहता है? 6 स्टेबल किसकी है? सल्फर की. इसीलिए इनकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा. ये एक ऑक्सीजन फैमिली के अंदर रिएक्शन विद ऑक्सीजन
मैं ये पॉइंट दे रखा है इसलिए मैंने इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट में शामिल कर लिया। तो इनकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर ये होगा। अब एक इसमें क्वेश्चन बनता है अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो मैं लूँ नंबर 1 बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नंबर 2 काशी गए शंकर प्रभु। मैं लूँ ये Sn और Sn, ये लूँ +2 और ये लूँ +4, और मैं लूँ Pb +2 और Pb +4। बताओ ये कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है, लोअर है हायर? लोअर। लोअर की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी? बढ़ेगी। हो गया एग्जाम्पल। ये मैंने कौन सी ली? हायर। हायर की टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो ऑर्डर क्या हो गया ये। और स्टेबल हायर ही होती है, लोअर तो सिर्फ स्टेबल किस्म होती है 13, 14, 15 के लास्ट एलिमेंट में। तो इसमें तो स्टेबल कौन सी होगी? लोअर। बाकी ऊपर वालों में तो कौन सी होती है? हायर ही स्टेबल होती है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक नई बात बताता हूं आपको। काशी गए शंकर प्रभु, ये इसकी तो +2 होती है, इसकी +4 स्टेबल होती है, इनकी +4। ठीक है, +4। अब देखो +4 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इसकी तो स्टेबली कौन सी होगी? 2 हो गई, स्टेबली 2 हो गई। अब आप मुझे बताओ बाउंड्री पे कौन आया? Sn आया। Sn की थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल क्या है? 4 है, इसीलिए Sn +2 में भी पाया जाता है। इसीलिए Sn +2 किस में बदल जाता है? Sn +4 में आसानी से बदल जाता है। इसीलिए Sn के कंपाउंड बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ये आपने सुना होगा। अक्सर क्वेश्चन बनता है ना Sn से बनता, बाकी से तो नहीं बनता यार, क्योंकि Sn बाउंड्री लाइन पर थोड़ी सी +4 स्टेबल है और इसीलिए ये +2 में एग्जिस्ट करता है, +2 से +4 में चला जाता है। सो इट इज़ वर्क एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम लेते ही हो, आपको पता है, इसलिए इसको लिया जाता है। अब अपन लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नंबर 1, combination of strong oxidizing agent and strong reducing agent never exist। ये एग्जिस्टेंस वाली बात देखो, एक तो केमिकल बॉन्डिंग आती है कोवेलेंट कंपाउंड में, उसके रीजन होते हैं एक तो ड्यू टू इम्पॉसिबल कोवेलेंसी, नंबर 2 होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, और एक होता है आपका डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन, और चौथा ये आयनिक मात्रा है। अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो स्ट्रांगली देना चाहता है, बताओ लेने और देने वालों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो बताओ वो रहेंगे क्या? लेन देन किए बिन रहेंगे क्या? ले लेगा और दूसरा दे देगा, और क्या हो जाएगा? नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं पहले जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उनके बारे में बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है। जैसे मैं हेलोजेंस की चर्चा करता हूँ, F2Cl2 Br2 और I2, ये हेलोजेंस है। हेलोजेंस ये क्या है? हेलोजेंस है क्या है? हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कोड आप जानते हो। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हेलोजन फिर क्या बनाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेंगे, क्या बनाएंगे? I-, Br-, Cl- एंड F-, ये बनाएंगे। अब ये हेलाइड आयन थे, ये तो हेलोजन थे, और ये क्या बन गए? हेलाइड आयन से। क्या ये? हेलाइड आयन से। हेलाइड आयन से ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और आप जैसे एसिड बेस में कॉन्जुगेट बोलते हो ना, वैसे यहाँ भी कॉन्जुगेट बोलो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग मतलब वीक, ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं इनकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, ये तो किसका था? ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये तो क्या था? ऑर्डर किसका था? ऑक्सीडाइजिंग पावर का। और ये क्या है? रिड्यूसिंग पावर।
ये रिड्यूसिंग पावर का और ये ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या हो गया, ये रिड्यूसिंग पावर का हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर। I माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कंसिडर किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन की बात आ गई तो मैं थोड़ा यहाँ पर कंपेरिजन कर लूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कैसे, कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा। ये हेलोजनों की चर्चा होगी। अब मैं लेता हूँ, ये तो एनाइन, अब मैं केटाइन लेता हूँ कुछ। देखो आप, ये मैंने केटाइन लिया, देखो आप, Fe प्लस 3 Cu प्लस 2 Tl प्लस 3 1 Tl प्लस 3 Pb प्लस 4 और Bi प्लस 5। ये 5 ऐसे केटाइन है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अक्सर इनके क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने इनको सबको ले लिया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, 3 तो अपने ये यूनिट पर ये इफेक्ट वाले हो गए और 2 ये। इनके साथ अगर इनका कॉम्बिनेशन, इन सभी का कॉम्बिनेशन अगर आयोडीन के साथ बना दें तो देन दे आर नॉट एग्जिस्ट। आयोडीन तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, I2 में, और ये किस में बदल जाएंगे, Fe प्लस 2 Cu प्लस 1 Tl प्लस 1 Pb प्लस 2 और Bi प्लस 3, इनमें कन्वर्ट कर देगी कौन, आयोडीन। किनको, इनको, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए में कन्वर्ट कर देगी। ओके बेटा, पहला एप्लीकेशन हो गया अपना। अब इसीलिए ऐसा कहते हैं, देखो आप, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, PbI4 नॉट एग्जिस्ट, समझ गए ना आप, PbI4 नॉट एग्जिस्ट, PbBr4 थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, PbCl4 और अच्छा एग्जिस्ट कर जाता है, समझ गए ना बात को आप, क्योंकि ये क्या था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये थोड़ा और वीक हुआ, ये थोड़ा और वीक हुआ, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन साइड वाले की रिड्यूसिंग पावर मैंने कम की तो इनका एग्जिस्टेंस, स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसके लिए कहते हैं इसको हल्का सा वार्म कर दो, डिकम्पोज जाएगा, और इसके लिए कहते हैं कि इसको आप 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस आस गर्म करो तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ दे आर सोर्स ऑफ हेलोजेंस। इसको गर्म करने से इसको गर्म करने से क्या मिल जाता है, PbBr2 प्लस Br2 गैस मिलती है। इसको गर्म करने से PbCl2 प्लस Cl2 गैस। क्या इसको गर्म करने से PbI2 प्लस I2 क्या मिल सकती है, बताओ मिल सकती है क्या, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई एग्जिस्ट होगी चीज़ उसको तो तोड़ोगे आप, ये होता ही नहीं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन देते हैं, सेकंड एप्लीकेशन, एक दो इसमें एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब जब एग्जिस्टेंस की बात आती है तो मैं एक चर्चा और कर लेता हूं। जैसे Tl I3 Tl Cl3 Tl Br3 सीक्वेंस में ले लेते हैं, Cl3 एंड Tl F3, ये +3 और +3 और +3, ये +3 है, तो बताओ इनमें दिस इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिस इज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बाकी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ये होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सभी में सेम है, लेकिन ये इससे थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट, इससे और वीक और ये और वीक, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और ये एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट लेता हूं मैं Tl I3 Tl Br3 और Tl Cl3 एंड Tl F3 +1 +1 +1 और +1, ये ऐसे है। Tl प्लस I3 माइनस और ये Tl +1 प्लस F3 माइनस, F3 माइनस की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, F माइनस, दिस इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं, इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इनके जो ये बनता है आयन,
ये आयन बनता है तो ये क्या होता है, ये साइज पे डिपेंड करता है। ये ऐसे बनता है, देखो आप एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस, और बनता है एक्स एक्स और एक्स माइनस। तो जिसकी जितनी बड़ी साइज होगी उसका इतना अच्छा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा और स्टेबल ये बनेगा कौन, आयन। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, ये। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई है ही नहीं, यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। Tl+1 बहुत स्टेबल एनाइन है, इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये होगा। इससे आगे बेटा अगली क्लास में अपन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।